जय हिंद दोस्तों आज की यह वीडियो जो है आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फंडामेंटल राइट के अंदर लास्ट पार्ट जो कि है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में हमने राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चर एंड एजुकेशनल राइट को ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। इसके अलावा दोस्तों हमने राइट टू प्रॉपर्टी को भी पढ़ा, जो कि अब फंडामेंटल राइट के अंदर से रिपील कर दी गई है, बट एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई फंडामेंटल राइट का हमने उसको भी पढ़ लिया। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में जो पढ़ेंगे वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और ये फंडामेंटल राइट के अंदर लास्ट पार्ट होने वाला है। दोस्तों बेसिकली इसके अंदर जो है हमें एक आर्टिकल पढ़ना होता है, आर्टिकल नंबर 32। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 33, 34 एंड 35 को हम एक अलग से वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वो मिसलेनियस का पार्ट है, वो इसका पार्ट नहीं है। दोस्तों ये आप बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये जो लास्ट पार्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक हिसाब से पूरे आपके फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन करता है। बिना इसके आपका फंडामेंटल राइट जो है वो मीनिंगलेस है। यहाँ तक कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने यहाँ तक इसको बोला है कि ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो मतलब आर्टिकल नंबर 32 है, ये पूरे फंडामेंटल राइट का हार्ट एंड सोल है। आर्टिकल नंबर 32 इज हार्ट एंड सोल ऑफ अ फंडामेंटल राइट, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बोला। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, जिसको हार्ट और सोल का दर्जा दे दिया गया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आर्टिकल नंबर 32 बोलता क्या है। बेसिकली आर्टिकल नंबर 32 में 4 क्लासेज हैं जो हमें समझने होंगे, तब हमें आर्टिकल नंबर 32 अच्छे से समझ में आएगा। बट हम पहले देखते हैं आर्टिकल नंबर 32 क्या बोलता है, उसके बाद हम एक एक क्लास को अच्छे से समझेंगे। तो अगर बात करें आर्टिकल नंबर 32 की, तो जो आर्टिकल नंबर 32 बोलता है, ये बोलता है रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड अंडर दिस पार्ट। क्या बोलता है? रेमेडीज फॉर द enforcement of rights conferred under this part, ये बोलता है आर्टिकल नंबर 32 conferred under this part। अंडर दिस पार्ट का दोस्तों मतलब यहाँ पे जो है फंडामेंटल राइट्स है। दिस पार्ट का मतलब यहाँ पे किससे है? फंडामेंटल राइट्स है। ये जो दिस पार्ट है ये फंडामेंटल राइट्स इसका मतलब। दोस्तों ये जो है आपके पूरे फंडामेंटल राइट का जो है प्रोटेक्शन करता है। अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट करता है तो आप आर्टिकल नंबर 32 की हेल्प से डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उसको लेके, और सुप्रीम कोर्ट उसका प्रोटेक्शन करती है। तो ये आप समझ सकते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरे फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन करता है। अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट करता है तो आप इसको लेकर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बट और किसी में ऐसा नहीं है। अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो तभी आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बस उसके लिए कुछ कंडीशन होती है जो कि हमने आर्टिकल नंबर 12 में बात किया था। मैं एक बार आपको उसको रिमाइंड करा देता हूँ कि जब भी आपको कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो ऐसा नहीं कि आप चले आए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, उसके लिए कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि वो जो आपका फंडामेंटल राइट है वो स्टेट ने वायलेट किया हो। स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मतलब कि जैसे जो स्टेट का पार्ट है, जैसे कि पुलिस हुआ, ये फिर जो भी स्टेट का पार्ट आता हो, अगर उसने आपका फंडामेंटल राइट वायलेट किया है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बट अगर किसी प्राइवेट किसी इंडिविजुअल ने आपका जो है राइट वायलेट किया है तो आप उसको लेकर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। पहले आप जाएंगे स्टेट के पास, जैसे कि पहले आप उसके नाम FIR कराएंगे। अगर वहां पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो फिर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि पुलिस जो है स्टेट का पार्ट है। या फिर आप DM ऑफिस में जाते हैं, वहां पे कोई कार्य नहीं हो रहा है आपका, तो आप उसको लेकर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि वो जो है स्टेट का पार्ट है। तो ये बात हो गया इसका मतलब लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव सब स्टेट का पार्ट होते हैं। अगर उन्होंने आपको कोई राइट वायलेट किया है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बट अगर आपका किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने मतलब इंडिविजुअल ने राइट वायलेट किया तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। आपको समझना था, मैं आपको एक बार डिवाइड करा दिया आर्टिकल नंबर 12 क्या बोलता है। तो ये कंडीशन होती है, इसको फुलफिल करने के बाद आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो दोस्तों हमने इससे की बात किया वीडियो के शुरू में है कि इसमें टोटल 4 क्लासेज हैं। तो चलिए समझते हैं कि कौन सा क्लास क्या बात करता है। और ये सभी क्लासेज बहुत इंपॉर्टेंट, आपको इसको अच्छे से समझना होगा ध्यान पूर्वक। अगर आप इसके बारे में समझ लेते हैं तो फिर आपको कहीं भी कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर हम क्लास नंबर 1 की बात करें कि जो 32 का क्लास 1 है, ये क्या बात करता है? ये आपको राइट देता है, राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बाय अप्रोप्रिएट मेथड, अप्रोप्रिएट मेथड के थ्रू। वो अप्रोप्रिएट मेथड क्या है अभी उसके बारे में बात करेंगे। क्या बोलता है ये आपको राइट देता है
राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट मेथड। एप्रोप्रिएट मेथड। अब ये अप्रोप्रिएट मेथड्स क्या है, उनके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे कि वो अप्रोप्रिएट मेथड कौन कौन से, मतलब ये एक हिसाब से तरीका है, किस तरीके को फुलफिल करके आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसे ही नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट आपको राइट आप सुप्रीम कोर्ट चले जाए, उसके लिए भी एक तरीका है। वो अप्रोप्रिएट मेथड क्या क्या है अभी हम इस वीडियो के में बात करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं चारों क्लास बोलते क्या है, उसके बाद हम एक क्लास को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। तो दोस्तों ये जो आपका 32 का क्लास 1 है, ये आपको राइट देता है कि अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं एक अप्रोप्रिएट मेथड के थ्रू। राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट मेथड फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ योर फंडामेंटल राइट, ये बोलता है आर्टिकल नंबर 32 का क्लास 1। अब बात ये तो हुई क्लास 1 की, अब हम बात करते हैं क्लास 2 की। क्लास 2 क्या बोलता है? तो दोस्तों क्लास 2 जो है ये बेसिकली रिट्स के बारे में बात करता है। जो भी कोर्ट ट्रीटी इशू करती है उसके बारे में बात करता है आर्टिकल नंबर 32 का क्लास 2। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि ट्रीटी इशू करने की पावर जो है केवल दो ही कोर्ट के पास है, एक सुप्रीम कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 का हेल्प कर लेके रिट इशू करता है। वहीं हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है कि वो रिट इशू कर सकती है, बट हाई कोर्ट 32 का यूज नहीं करेगी। हाई कोर्ट जो है 226 का यूज करके रिट इशू कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट जो है किसका मतलब यूज करेगी? 32 का। 32 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट जो है रिट इशू कर सकती है। वहीं हाई कोर्ट जो है ये आर्टिकल 226 का हेल्प लेके रिट इशू करती है। तो मतलब यहाँ पे आपको ये समझिएगा कि जो है आर्टिकल नंबर 32 का जो क्लास 2 है ये रिट्स के बारे में बात करता है। वो रिट्स कौन कौन सी हैं, क्या उनमें कहा गया, अभी इन सबको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। टोटल रिट 5 तरीके की होती हैं, अब उनको भी डिटेल में समझेंगे। अप्रोप्रिएट मेथड जो है ये भी 5 तरीके का होता है, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। तो ये बात हो गया डिस्कस। दोस्तों आप सोच रहे होंगे रिट क्या होता है? रिट एक हिसाब से ऑर्डर होता है कोर्ट का, मतलब कोई समन होता है, ऑर्डर होता है, नोटिस होता है कोर्ट द्वारा दिया गया तो उसको रिट बोलते हैं, उसको ही रिट्स बोलते हैं। तो ये बात हो गया क्लास 2 की, आर्टिकल 32 का क्लास 2 क्या बोलता है। अब हम बात करते हैं क्लास 3 क्या बोलता है। ये तो बात होगी 1 2 की। अब बात 3 की अगर हम करें तो 32 का क्लास 3 जो है ये बोलता है, ये देता है राइट देता है, मतलब एक हिसाब से पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो किसी और बॉडी, किसी और अथॉरिटी, किसी और कोर्ट को ये पावर दे सकती है कि रिट इशू करे। It gives power to the parliament that parliament can appoint any other court, any other body, any other authority for issuing writs। मतलब रिट इशू करने के लिए अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी और कोर्ट, जैसे लोअर कोर्ट जो हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उनको भी पावर दे सकती है, या फिर किसी अथॉरिटी को पावर दे दे। तो मतलब ऐसा भी हो सकता है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बजाय किसी, मतलब इन दोनों को तो रहेगा ही ये पावर, उसके अलावा भी किसी और को चाहे तो दे सकता है रिट इशू करने का पावर। तो क्या इसका मतलब हुआ? इट gives power to parliament that parliament can appoint any other court, any other court, body, authority for issuing writ, for issuing writs of all kind। मतलब कि आर्टिकल नंबर 32 का जो क्लास 3 है ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट चाहे तो किसी और कोर्ट को, किसी और बॉडी को, किसी और अथॉरिटी को ये पावर दे सकती है कि वो रिट इशू कर सकता है। पर अभी आज तक ऐसा नहीं हुआ है। अभी तक हमारे देश में केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही रिट इशू करते आए हैं, बट ऐसा नहीं है कि आगे ऐसा नहीं हो सकता है। अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी कोर्ट, मतलब लोअर कोर्ट जो होता है उनको भी पावर दे सकती है, या फिर किसी अथॉरिटी को पावर दे दे कि आप भी रिट इशू कर सकते हैं, किसी बॉडी को पावर दे दे कि आप भी रिट इशू कर सकते हैं। ऐसा पार्लियामेंट कर सकती है, बट पार्लियामेंट ने आज तक ऐसा कभी नहीं किया है। तो आज तक किया नहीं, बट वो कर सकती है। तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 32 का जो क्लास 3 है ये। हमने आर्टिकल नंबर 32 का जो क्लास 1 है उसको समझा, क्लास 2 है उसको समझा, क्लास 3 है उसको। अब हम क्लास 4 को समझते हैं। तो क्लास 4 जो बोलता है
ये एक हिसाब से बोलता है कि अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो आपके कोर्ट जाने के जो राइट को जो है सस्पेंड किया जा सकता है। क्या बोलता है? अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो आपके कोर्ट जाने के राइट को जो है सस्पेंड किया जा सकता है। बट जो सस्पेंशन होगा वो ऑटोमेटिकली नहीं होगा, उसके लिए जो है प्रेसिडेंट को मतलब ये करना होगा। किस आर्टिकल का यूज करके? आर्टिकल नंबर 359 का यूज करके। क्या बोला गया इसमें? ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी योर राइट टू मूव टू कोर्ट कैन बी suspended by president using article 359। दोस्तों हमने यहाँ पे बात की नेशनल इमरजेंसी की। आप जानते हैं इमरजेंसी तीन तरीके की होती है। नेशनल इमरजेंसी जिसका बात किया गया आर्टिकल नंबर 352 में, स्टेट इमरजेंसी जिसका बात किया गया आर्टिकल नंबर 356 में, और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है जिसका बात किया गया आर्टिकल नंबर 360 में। तो अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगी है मतलब आर्टिकल नंबर 352 लागू है तो ही जो है आपका कोर्ट जाने का जो राइट है, उसको जो है सस्पेंड किया जा सकता है। बट ये भी ऑटोमेटिकली नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि नेशनल इमरजेंसी लग गई तो आप कोर्ट नहीं आ सकते। उसके लिए प्रेसिडेंट को जो है उसे सस्पेंड करना होगा। किस आर्टिकल का यूज करके? आर्टिकल नंबर 359 का यूज करना होगा प्रेसिडेंट को। उसके बाद जो है आपका जो राइट है मूव टू सुप्रीम कोर्ट वो जो है सस्पेंड हो जाएगा। तो दोस्तों ये बात हो गई चारों क्लास की। चारों क्लास क्या बोलता है आर्टिकल नंबर 32 का। आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने समझा दिया। आर्टिकल नंबर 32 का जो क्लास 1 है ये आपको राइट देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो। बट उसके लिए एक अप्रोप्रिएट मेथड है, एक अप्रोप्रिएट वे है, एक तरीका उसको फॉलो करके जा सकते हो। वो तरीका क्या है अभी हम समझते हैं। इसके अलावा जो आर्टिकल नंबर 32 का क्लास 2 है ये बात करता है रिट्स के बारे में। रिट्स कौन इश्यू करता है? सुप्रीम कोर्ट इश्यू करता है आर्टिकल नंबर 32 का यूज करके। हाई कोर्ट इश्यू करता है आर्टिकल नंबर 226 का यूज करते हैं। दोस्तों एक चीज और जो मैं आपको बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये जो है मतलब 1950 के बाद से रिट इशू करता है। जो वही जो हाई कोर्ट है वो मतलब इससे पहले भी रिट इशू करता, मतलब 1861 से रिट इशू करते आए। आपको पता होगा 3 हाई कोर्ट थे पहले, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। ये 3 हाई कोर्ट थे, उन तीनों के पास ये पावर थी कि वो रिट इशू करते आए 1950 से पहले भी। बट 1950 के बाद सुप्रीम कोर्ट को भी ये पावर दे दी गई है। तो ये हमने समझ लिया रिट्स के बारे में। रिट्स क्या होता है? एक हिसाब से ऑर्डर होता है कोर्ट का, समन होता है, नोटिस होता है। ये दोस्तों दोनों बात होगी। आर्टिकल नंबर 32 का क्लास 3 जो है ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट चाहे तो किसी और कोर्ट को, किसी और अथॉरिटी को, किसी और बॉडी को ये पावर दे सकती है कि उस भी रिट इशू कर पाए। तो ये बोलता है आर्टिकल नंबर 32 का क्लास 3। वही आर्टिकल नंबर 32 का क्लास 4 ये बोलता है कि अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो उस टाइम जो है आपकी कोर्ट जाने मतलब आप कोर्ट नहीं जाए इस चीज को सस्पेंड किया जाता है। मतलब आपको कोर्ट जाने के राइट को जो है सस्पेंड किया जाता है। ये बोलता है आर्टिकल नंबर 32 का क्लास 4। तो आपको क्लास 3 और क्लास 4 यहीं पे समझ लेना है क्योंकि हम इस वीडियो के में अब बात करेंगे अब ये क्लास 1 के बारे में डिटेल में और क्लास 2 के बारे में, क्योंकि इनमें डिटेल बात करने की जरूरत है। और जो आर्टिकल नंबर 32 का क्लास 3 है और 4 है उसको आपको यहीं पे समझ लेना है। इसके लिए डिटेल में एक्सप्लेनेशन जरूरत नहीं है, जितना है इतना आप समझ लीजिए। आर्टिकल नंबर 32 का क्लास 3 ये बोलता है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी और बॉडी, किसी और कोर्ट, किसी और अथॉरिटी को ये पावर दे सकती है कि वो रिट इशू कर पाए। बट आज तक ऐसा हुआ नहीं है, बट आगे हो सकता है अगर पार्लियामेंट चाहे तो। 32 का क्लास 4 जो है ये बोलता है कि अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई मतलब आर्टिकल 352 लगा हुआ है तो उस टाइम आपके कोर्ट जाने के मतलब राइट को सस्पेंड किया जा सकता है प्रेसिडेंट द्वारा। प्रेसिडेंट को भी ऑटोमेटिकली नहीं होगा, प्रेसिडेंट को जो है आर्टिकल नंबर 359 का यूज करके उसे लगाना होगा। तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 32 का क्लास 4। तो ये आप समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट मेथड जो क्लास 1 है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में और समझते हैं कि वो कौन कौन से अप्रोप्रिएट मेथड हैं जिसका यूज करके आप जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो चलिए समझते हैं इसको। तो क्या बोलता है ये इसको
और आप मतलब अच्छे से समझें क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो ये टोटल 5 तरीके के होते हैं। अप्रोप्रिएट मेथड जो है ये 5 तरीके के होते हैं। कौन कौन से हैं चलिए समझते हैं। पहले होता है लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी। दूसरा जो है डॉक्ट्राइन ऑफ पियाजे। डॉक्ट्राइन ऑफ PIL। PIL फॉर्म दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL का मतलब क्या हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसको भी डिटेल में समझेंगे, बट पहले मैं आपको ये बता दूं तीन जो 5 तरीके होते हैं कौन कौन से हैं। इसके बाद है डॉक्ट्राइन ऑफ एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन। इसके अलावा चौथा है ये है डॉक्ट्राइन ऑफ लाइचेज। डॉक्ट्राइन ऑफ लाइचेज। पांचवा है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा। अब दोस्तों इसको हम डिटेल में समझते हैं कि किसमें क्या बात कही गई है। डॉक्ट्राइन ऑफ लोकस स्टैंडी, ये मतलब लोकस स्टैंडी क्या होता है। डॉक्ट्राइन ऑफ PIL क्या होता है। इसके अलावा डॉक्ट्राइन ऑफ एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन क्या होता है। डॉक्ट्राइन ऑफ लाइचेज क्या होता है और डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा क्या होता है। इन सबको डिटेल में समझते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं लोकस स्टैंडी के बारे में। लोकस स्टैंडी का सिंपल मतलब ये होता है टू हैव अ बॉडी। क्या मतलब होता है, टू हैव अ बॉडी। इसका मतलब यहाँ पे किसकी बॉडी मांगी गई है। लोकस स्टैंडी में ये बोला गया है कि अगर किसी पर्सन का कोई राइट, फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, मान लीजिए मेरा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, तो मुझे ही कोर्ट जाना होगा, मेरे बिहाफ पे कोई दूसरा कोर्ट नहीं आ सकता है। ये बोला गया है लोकस स्टैंडी में। इफ योर फंडामेंटल राइट आर वायलेटेड देन यू नीड टू विजिट द कोर्ट ऑन योर बिहाफ, नो वन एल्स कैन विजिट द कोर्ट। मतलब कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो आप ही को कोर्ट जाना होगा, आपके बिहाफ पे कोई दूसरा कोर्ट नहीं जा सकता है। ये बोला गया है लोकस स्टैंडी। मतलब सेम पर्सन हुज राइट आर वायलेटेड नीड टू विजिट द कोर्ट ऑन हिज बिहाफ, नो वन एल्स कैन विजिट द कोर्ट। मतलब कि जिसका राइट वायलेट होगा उसी को कोर्ट जाना है, उसके बिहाफ पे कोई दूसरा नहीं जाता तो कोर्ट। जैसे मान लीजिए मेरा राइट वायलेट हुआ तो मुझे ही कोर्ट जाना होगा, मेरे बिहाफ से मेरे घर वाले कोर्ट नहीं जा सकते हैं, मुझे जाना कंपलसरी है। ये बोला गया है लोकस स्टैंडी। तो दोस्तों ये तो आपको पता है, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट था, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे छूट मिला। डॉक्ट्राइन ऑफ PIL मतलब PIL का मतलब यहाँ पे मैंने आपको बताया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसमें ये बोला गया कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो चाहे तो आप या फिर आपके बिहाफ पे कोई दूसरा भी कोर्ट जा सकता है। मतलब कि इफ योर फंडामेंटल राइट आर वायलेटेड देन यू कैन आल्सो विजिट द कोर्ट एंड ऑन योर बिहाफ एनीवन एल्स कैन आल्सो विजिट द कोर्ट। मतलब कि अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप तो चाहे कोर्ट विजिट कर ही सकते हैं, आपके अलावा कोई दूसरा भी कोर्ट विजिट कर सकता है। बट यहाँ पे कंडीशन रखी है। कंडीशन क्या है कि जो भी आपके बिहाफ पे कोर्ट जाए वो केवल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जाए, उसमें उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट ना हो। यहाँ पे क्या मतलब हुआ, जैसे कि मैं आपके बिहाफ पे, आप मान लीजिए मेरा कोई राइट वायलेट हुआ है और आप मेरे बिहाफ पे जो है कोर्ट जा रहे हैं, तो आपके कोर्ट जाने के पीछे पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब कि ऐसे ही मतलब आप चले गए पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, आपको कोई पर्सनल इंटरेस्ट उसके पीछे ना हो, मतलब आपको उससे कोई फायदा ना हो रहा हो। इस बात का ध्यान रखना है। क्या बोला गया यहाँ पे कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, इफ योर फंडामेंटल राइट आर वायलेटेड देन यू कैन आल्सो विजिट द कोर्ट एंड ऑन योर बिहाफ एनीवन एल्स कैन आल्सो विजिट द कोर्ट, बट देयर इज ए कंडीशन दैट दैट पर्सन मे नॉट गेट एनी पर्सनल बेनिफिट ऑफ दिस। वो पर्सन उस चीज का कोई पर्सनल बेनिफिट ना पाए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जा सकता है। यहाँ पे ये बोला गया था अगर यक्ष का राइट वायलेट हुआ है तो इसके तो केवल यक्ष ही कोर्ट जा सकता है, इसके बिहाफ पे वाई कोर्ट नहीं जा सकता है। ये बोला गया लोकस स्टैंडी में। बट डॉक्ट्राइन ऑफ PIL में ये बोला गया अगर यक्ष का राइट वायलेट होता है तो यक्ष तो चाहे कोर्ट जा ही सकता है, बट इसके बिहाफ पे वाई भी अगर चाहे तो वो भी कोर्ट जा सकता है। बट कंडीशन यहाँ पे ये है कि उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट उसमें नहीं होना चाहिए, वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ये कोर्ट जा सकता है। ये सिंपल मतलब हो गया डॉक्ट्राइन ऑफ PIL का। अब डॉक्ट्राइन ऑफ एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन ये क्या बोलता है, ये बोलता है इफ योर राइट आर वायलेटेड,
then you can also be read the court and on your behalf anyone else can also be read the court। ये यहाँ पे बात कही गई डॉक्ट्राइन ऑफ पीआईएल। बट यहाँ पे ये बात कही गई डॉक्ट्राइन ऑफ एपिस्टोलरी जुरिसडिक्शन में कि अगर आपका कोई राइट वायलेट होता है तो चाहे तो आप या फिर आपके बिहाफ पे कोई और केस फाइल कर सकता है घर से ही। मतलब कि अगर आपका कोई राइट वायलेट हुआ है तो आप तो कर ही सकते हैं केस फाइल, आपके बिहाफ पे कोई दूसरा भी केस फाइल कर सकता है, बट घर से ही। घर से कैसे करेगा? पोस्ट कार्ड के थ्रू, ईमेल के थ्रू, लेटर के थ्रू। तो आप समझ गए, आप उसके लिए आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। If your right are violated, then you can also on your behalf anyone else can also file a case through speed post, letter, email, etc। मतलब और किसी माध्यम से भी कर सकता है घर से ही। For this he or she may not be at the court। मतलब कि उसके लिए उसको कोर्ट जाने की जरूरत भी नहीं है। मतलब अगर आप केस फाइल करना चाहते हैं तो घर से भी कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट के थ्रू, मेल के थ्रू, लेटर के थ्रू या फिर और जो माध्यम है उनके थ्रू आप केस फाइल कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। कौन कौन फाइल कर सकता है? चाहे तो जिसका राइट वायलेट हुआ वो या फिर उसके बिहाफ पे कोई दूसरा भी जो है केस फाइल कर सकता है। तो ये हो गया डॉक्ट्राइन ऑफ एपिस्टोलरी जुरिसडिक्शन का मतलब। अब दोस्तों यहाँ तक आपको सभी क्लियर होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं इसको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों डॉक्ट्राइन ऑफ लाइसेंस जो है ये क्या होता है ये आपको समझना होगा। ये बोलता है डॉक्ट्राइन ऑफ लाइसेंस कि मान लीजिए एक पर्सन है यक्स और एक पर्सन है वाई। यक्स को अपने राइट की जानकारी कि ये उसका राइट है, अगर ये वायलेट हो तो उसे उस चीज का जानकारी है, बट वाई को उसका जानकारी नहीं है। यक्स का राइट अगर वायलेट होता है उसको जानकारी है तो वो तुरंत ही कोर्ट जाएगा, बट वाई के पास जानकारी ना होने की वजह से उसका राइट आज मान लीजिए 2023 में वायलेट हुआ और वो केस फाइल करेगा 2030 में, 7 साल बाद। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट पहले उसके राइट को प्रोटेक्ट करेगा जिसको अपने राइट की जानकारी है, जो कोई अपने राइट को लेकर अवेयर है, जो कि अपने राइट को लेकर विजिलेंट है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट उनके राइट को प्रोटेक्ट करेगा जो कि अनअवेयर है अपने राइट को लेकर, जो कि अनविजिलेंट है अपने राइट को लेकर। तो यहाँ पे क्या बोला गया डॉक्ट्राइन ऑफ लाइसेंस में? पहले उसका राइट प्रोटेक्ट होगा, पहले किसका राइट प्रोटेक्ट होगा? जिससे कि अपने राइट को लेकर जानकारी है। प्रोटेक्ट्स राइट्स ऑफ दोज who is aware and vigilant for his right, vigilant for his right, for his or her। यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट मतलब कि यहाँ पे ये सीधा मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ लाइसेंस का ये है कि अगर आपका कोई राइट वायलेट होता है और मतलब आप सीधा इस बात को ऐसे समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जो है केसेस फाइल होते रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ये कैसे तय करे कि पहले किसका केस हमें देखना है और बाद में किसका केस देखना है? तो इसके लिए डॉक्ट्राइन ऑफ लाइसेंस में ये नियम है कि सुप्रीम कोर्ट पहले उसके राइट को प्रोटेक्ट करेगा जिसको अपने राइट को लेके अवेयरनेस है, अवेयर है, जो अपने राइट को लेके, जो विजिलेंट है अपने राइट को लेके, जो कोर्ट में गया है उसको लेके, उसके राइट को पहले जो है प्रोटेक्ट किया जाएगा। उसके बाद उसका राइट प्रोटेक्ट करने के बाद उसके राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा जिसको अपने राइट की जानकारी नहीं है, जो कि उसके लिए अनअवेयर है, अनविजिलेंट है, उसके राइट को बाद में प्रोटेक्ट किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है डॉक्ट्राइन ऑफ लाइसेंस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। इसके अलावा दोस्तों डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा, इसका क्या मतलब होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बोला गया इफ बिफोर वेंट टू सुप्रीम कोर्ट यू विजिटेड टू अ लोअर कोर्ट एंड दे गिव देयर डिसीजन इन दैट केस, सो अगेंस्ट दैट डिसीजन यू कैन नॉट विजिट टू सुप्रीम कोर्ट अनलेस एंड अंटिल यू हैव एनी न्यू एविडेंस इन दैट केस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए आपको कोई राइट वायलेट हुआ और आप पहले उसको लेकर लोअर कोर्ट में जाते, मतलब आप पहले अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसको केस फाइल करते हैं और वहां पे उस पर सुनवाई होती है, तो आप उस डिसीजन, उस फैसले के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। जबकि आप मतलब आप जा सकते हैं उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट, बट उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपके पास कोई नया एविडेंस होना चाहिए, उसमें कोई नया प्रूफ होना चाहिए उस केस पे, तभी आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आप ये सोचे कि हम उसी एविडेंस के बेस पे, उसी प्रूफ के बेस पे सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप तभी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं जब आपके पास कोई नया प्रूफ हो, उस केस में कोई नया एविडेंस हो। क्या इसमें बोला गया? If before went to Supreme Court, you visited to a lower court and they give their decision in that case. So against that decision, you cannot visit to Supreme Court unless and until you have any new proof, new evidence in that case. इसका सीधा मतलब ये हो गया, आपको समझ लेना है
कि अगर आपका कोई राइट वायलेट होता है तो अगर आप लोअर कोर्ट चले गए, मतलब आपने अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उस केस को फाइल कर दिया और उस डिस्ट्रिक्ट केस में उस केस को लेकर सुनवाई हो गई, मतलब उस केस का पर फैसला हो गया, तो आप उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो है लोअर कोर्ट ने अपना जो डिसीजन है पहले दे दिया, मतलब वो भी किसी तथ्य के बेसिस पे ही डिसीजन देता, ऐसे तो देता नहीं है, ऐसे तो फैसला तो दे नहीं देगा, किसी एविडेंस के बेस पे उसने दिया होगा फैसला। बट अगर आप चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बट उसके लिए आपके पास कोई नया प्रूफ एविडेंस होना चाहिए, तभी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ऐसे आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे सीधा मतलब ये हो गया कि अगर आप पहले लोअर कोर्ट जाते हैं और वहां पे डिसीजन दे दिया तो आप उसको अभी उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, अगर आपके पास कोई नया गवाह उसमें नहीं है तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये अप्रोप्रिएट मेथड में ये जो पांचों मेथड है इनको अच्छे से समझ गए होंगे आप। लोकस स्टैंडिंग में ये बोला गया है कि जिसका राइट वायलेट होता है उसी को कोर्ट जाना है, उसके बिहाफ पे कोई दूसरा कोर्ट नहीं जा सकता, ये बोला गया लोकस स्टैंडिंग में कि मतलब जिसका राइट वायलेट होगा उसी को कोर्ट जाना होगा, मतलब सेम पर्सन नीड टू विजिट द कोर्ट, ये बोला गया लोकस स्टैंडिंग में। डॉक्ट्राइन ऑफ पीआईएल मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसमें ये बोला गया कि अगर आपका राइट वायलेट होता है तो आपके बिहाफ पे कोई दूसरा भी कोर्ट जा सकता है, बट वहां पे एक कंडीशन होगी। कंडीशन क्या है? कि उसमें उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, वो केवल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ही जा सकता है, पर्सनल बेनिफिट उसमें से कुछ नहीं मिलना चाहिए। ये बोला गया डॉक्ट्राइन ऑफ पीआईएल में कि अगर आपका राइट वायलेट होता है तो आप भी जा सकते हैं कोर्ट, आपके बिहाफ पे कोई दूसरा भी कोर्ट जा सकता है। डॉक्ट्राइन ऑफ एपिस्टोलरी जुरिसडिक्शन, इसमें ये बोला गया कि आपको कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो अपने घर से ही केस फाइल कर सकते हैं, अगर आपको कोई राइट वायलेट होता है तो अपने घर से ही केस फाइल कीजिए। किसके माध्यम से? घर से कैसे हम करेंगे? पोस्ट कार्ड की हेल्प से आप कर दीजिए केस फाइल, जो है उसके अलावा मेल के थ्रू कर दीजिए, लेटर के थ्रू कर दीजिए, फिर और जो माध्यम उनके थ्रू आप केस फाइल कर दीजिए, आपको केस चलेगा। तो ये क्यों किया गया? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये बोला गया कि आपके घर में कोई दूसरा है तो वहां पे खर्च होता है, आने जाने में खर्च लगता है, लॉयर हायर करेंगे तो उसमें खर्च होगा, बट इसमें इन सबसे आपको छुटकारा मिल जाएगा डॉक्टर यहाँ पे जुरिसडिक्शन में। अगर आप घर से ही केस फाइल कर देते तो आने जाने का खर्च आपको बच जाएगा, सरकारी लॉयर हायर करेगी मतलब कोर्ट, तो वहां पे आपका सब खर्चा बच जाता है। इसके बाद आता है डॉक्ट्राइन ऑफ राइट, जिसमें ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट में इतने सारे केस फाइल होते रहते हैं, तो ये कैसे तय करे सुप्रीम कोर्ट की पहले किसके केस को सुना जाए, किसके केस पहले सुनवाई हो। तो उसके लिए डॉक्ट्राइन ऑफ राइट आया है जिसमें ये बोला गया कि पहले उसके राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा जो अपने राइट को लेके अवेयर है, जिसको अपने राइट की जानकारी है, जो कि उसको लेके पहुंचा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसके राइट को पहले सुना जाएगा, उसके राइट का प्रोटेक्शन पहले किया जाएगा, उसके बाद उसके राइट का प्रोटेक्शन किया जाएगा जो कि अपने राइट को लेके अनअवेयर है, जिसको अपने राइट की जानकारी ही नहीं है। तो ये हो गया डॉक्ट्राइन ऑफ राइट। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा में ये बोला गया कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले किसी लोअर कोर्ट में जाते हैं और वहां पे आपके केस से रिलेटेड डिसीजन आ जाता है तो आप उस डिसीजन के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, जब मतलब इसके लिए भी कंडीशन है कि आपके पास कोई अगर नया गवाह, नया सबूत उस केस से मिल गया है तो आप जा सकते हैं। बट अगर आप उसी एविडेंस के बेस पे जाना चाहें, उसी प्रूफ के बेस पे जाना चाहें तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये बोला गया डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा, क्योंकि दोस्तों अक्सर लोग जब लोअर कोर्ट में सुनवाई हो जाती है उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, तो इसी को कम करने के लिए डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है क्लास 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्लास 2 की तरफ, जो कि बात करता है रिट्स के बारे में। कौन कौन से रिट्स हैं और उनमें क्या बोला गया हम सबको समझते हैं। रिट्स में 5 तरीके के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि टोटल रिट्स 5 तरीके के होते हैं। तो कौन से रिट्स में क्या बात कही गई है ये आप समझें, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिट्स होता भी है, आपको इसको अच्छे से समझना होगा, तभी आपको जो है रिट्स से रिलेटेड सारा जो आपका डाउट है वो क्लियर हो पाएगा। तो क्लास 2 बात करता है रिट्स के बारे में। तो डेट्स कौन कौन से होते हैं आपको ये समझना है। मैंने बताया डेट टोटल 5 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं चलिए समझते हैं। पहला होता है हैबियस कॉर्पस। पहला क्या होता है? हैबियस कॉर्पस। दूसरा होता है मैंडामुस। मैंडामुस। तीसरा होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन। चौथा होता है सर्टिलिटी। पांचवा है क्यू वारंट।
अब ये कौन, इनमें क्या बात कही गई, इन सबको हम समझते हैं कि इनमें क्या बात कही है। 5 तरीके के रेट्स होते हैं, कौन कौन से? हाइबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टिलरी एंड क्यू वारंट। तो इनमें क्या बात कही गई, चलिए इन सबको समझते हैं एक एक करके। हाइबियस कॉर्पस में ये बात कही गई है कि मतलब ये एक तरीके का रेट होता है जो कि कोर्ट इशू करती है। दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज और समझना होगा, सुप्रीम कोर्ट जो है वो केवल फंडामेंटल राइट से रिलेटेड रेट इशू कर सकती है। वही जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड भी रेट इशू कर सकती है, ऑर्डिनरी राइट से रिलेटेड जो रेट है उसको इशू कर सकती है। मतलब हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर है रेट इशू करने का। सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट में ही रेट इशू कर सकता है, बट जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड रेट इशू कर सकता है, ऑर्डिनरी राइट से जो रिलेटेड रेट है उसको इशू कर सकता है। तो आप समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है इस रेट इशू करने के मामले में थोड़ा कम पावर है, ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट में रेट इशू कर सकता है। तो जो हाइबियस कॉर्पस होता है, इट इज ऑर्डर, मतलब इट इज ऑर्डर मेड बाय द कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिसर हु हैव डिटेन अनदर पर्सन। मतलब कि ये जो रिट है ये उस ऑफिसर को किया जाता है जिसने किसी मतलब पर्सन को डिटेन किया, अरेस्ट किया हुआ है। मतलब कि आपको मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू आप समझेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। मान लीजिए कि पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया, तो ये होता है आर्टिकल 22 में ये बात बोली है कि पुलिस को आपको 24 घंटे के अंदर ही जो है न्यायालय में मतलब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। बट कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस आपको 4-5 दिन तक जो है बंद करके रखती है। तो ये इसलिए कि आपको अपने राइट के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आप चाहें तो हाईवेज कॉर्पोरेट का उसको जो है अप्लाई कर सकते हैं, मतलब उसके पिटीशन के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको पुलिस ने जो है मान ली 24 घंटे ज्यादा पकड़ के रखा हुआ है, तो आप हाईवेज कॉर्पस का हेल्प लीजिए, मतलब इस रीट को के लिए अप्लाई कीजिए। और कोर्ट अगर इस रीट को जो है इशू कर देती है तो जो है जो मतलब पुलिस वाला है उसको जो है 24 घंटे के अंदर ही उस पर्सन को जिसने उसने मतलब जिसको उसने अरेस्ट किया हुआ, डिटेन किया हुआ, उसको लेकर पहुंचना होगा कोर्ट में। ये बोला गया हाईवेज कॉर्पस में। ये उसको इशू होता है जिसने किसी पर्सन को जो है डिटेन अरेस्ट करके रखा है। ये पब्लिक ऑफिसर के लिए होता है। प्राइवेट इंडिविजुअल मतलब मान लीजिए आपको किसी ने घर के पड़ोसी ने आपको जो है बंदी बना लिया है, तो उसके लिए भी रेट इशू होता है। तो इसके लिए आपको रेट पिटीशन डालना होता है कोर्ट में हाईवेज कॉर्पस के। हाईवेज कॉर्पस का मतलब आप समझ गए होंगे, ये उस पर्सन को जो है कोर्ट द्वारा जो है ऑर्डर भेजा जाता है जिसने किसी पर्सन को डिटेन करके रखा है, अरेस्ट करके रखा है। तो उसमें ये बोला कि उसे या तो छोड़ा जाए या तो फिर कोर्ट के सामने लाया जाए। तो ये बात होता है हाईवेज कॉर्पस। एग्जाम्पल के लिए हमने बात समझा कि मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि आपको पुलिस वाले ने पकड़ लिया, तो ये नियम है कि 24 घंटे के अंदर आपको जो है कोर्ट में पेश किया जाए। बट वो ऐसा नहीं करता, वो आपको 1 हफ्ते 10 दिन तक पकड़ के रखता है और आपको पता ही नहीं कि अब आप क्या करें। तो आप ऐसे में हाईवेज कॉर्पस का यूज करें। इस रीट का जो यूज करके मतलब अगर ये रीट जो है आप पिटीशन करते हैं कोर्ट में और कोर्ट इसको जो है दे देता है इस रीट को, हाईवेज कॉर्पस को, तो पुलिस को आपको जो है 24 घंटे के अंदर छोड़ना है तो होगा। अगर आपका छोटा मोटा क्राइम है तो फिर मतलब उसको अगर आप ये जो हो जाता है तो उसके बाद कोर्ट में अगर उसको ले जाता है तो कोर्ट देखेगा लीगलिटी कि आपको सही में अरेस्ट किया जाना चाहिए, रखा जाना चाहिए, या फिर आपको छोड़ दिया जाना चाहिए। अगर आपका इनलीगल अरेस्ट हुआ होगा तो आपको छोड़ दिया जाएगा, बट अगर वो अरेस्ट जो है लीगल है तो आपको रखा जाएगा। तो ये होता है हाईवेज कॉर्पस में। अब हम बात करते हैं मैंडामस की कि मैंडामस क्या बोलता है। तो दोस्तों अगर आप मैंडामस की बात करें तो ये बहुत ही सिंपल है, इसको आपको समझना हो। इसको मैं आपको एग्जाम्पल थोड़ा समझाता हूँ। मान लीजिए कोई पब्लिक ऑफिसर है, वो अपना जो है जॉब अच्छी तरीके से नहीं कर रहा, तो आप ये रीट के लिए जो है पिटीशन डाल सकते हैं मैंडामस के लिए। अगर ये रीट इशू होता है कोर्ट द्वारा तो उसे कार्य करना होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ ये भी कि आपका कोई राइट वायलेट हो, मतलब आपके साथ कुछ गलत हुआ और आप उसको लेके पुलिस स्टेशन गए FIR कराने के लिए, और पुलिस वहां आपसे मना कर रही है आपको कि आपका FIR नहीं लिखा जाएगा, या फिर आपका FIR लिख लिया बट उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। तो ऐसे में आप मैंडामस रीट के लिए पिटीशन डाल सकते हैं। अगर ये रीट इशू होता है तो पुलिस को कार्य करना होगा, क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर होता है कि आपको कार्य करिए। ये लास्ट ऑर्डर होता है कोर्ट का। इस पिटीशन मतलब अगर मैंडामस इशू हो गया तो उसे वो कार्य करना ही होगा, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट के ऑर्डर से ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो अगर उसका ऑर्डर हो गया तो उसे कर, मान लीजिए अगर आप FIR नहीं लिख रहे हैं पुलिस को, उसे लिखना होगा अगर मैंडामस इशू हो गया। या फिर आपके केस में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है तो उसे करना होगा। या फिर कोई पब्लिक ऑफिसर है, आप कई बार ये देखते होंगे कि आपको कोई प्रोफेशन करना है, कोई कार्य करना है, आप जो कि आपका आर्टिकल नंबर 19 में जो है आपका राइट है कि आप कोई प्रोफेशन कर सकते हैं। बट
उसके लिए कभी कभी ये होता है कि आपको कुछ कुछ ऑर्डर लेना होता है, मतलब कहीं से आपको उसको वेरीफाई कराना होता है उस कार्य को करने के लिए। तो कई बार ये होता है कि जो अधिकारी होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, वो हमसे घूस मांगते हैं उस कार्य को करने के लिए, वरना वो नहीं करते हैं, हमें बार बार चक्कर लगवाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सीधा आप जो है मैंडामस रिट के लिए पिटीशन डालिए। अगर ये इशू होता है तो उसे वो कार्य करना होगा, अगर वो लीगल है तो उसे करना होगा। ऐसा नहीं कि उसके बाद भी आपको दौड़ाई, क्योंकि ये कोर्ट का आर्डर होता है कि वो कार्य करिए। तो आपको ये हम लोग तो मैंने समझाने की कोशिश किया, उम्मीद है कि आपको ये भी मैंडामस समझ में आया होगा। अब बात आती है प्रोहिबिशन की और सर्टिलिटी की। तो मैंने आपको ये बताया, ये केवल जो है पब्लिक ऑफिसर के लिए ही इशू होता है। ऑफिसर पब्लिक ऑफिसर मतलब जो कि सरकारी कर्मचारी हैं, उनके ऊपर ही जो मैंडामस इशू होता है कि वो उस कार्य को करे। ये नहीं है कि कोई सी प्राइवेट इंडिविजुअल, मान लीजिए मैं आपके घर में आया हूँ पेंट करने के लिए आपका घर, और आप मैं पेंट अच्छे से नहीं कर रहा हूँ तो आप मेरे खिलाफ जो है मैंडामस इशू करा लाए, ऐसा नहीं होगा। पब्लिक ऑफिसर के लिए ही ये मैंडामस इशू होता है। अब प्रोहिबिशन जो है होता है, ये एक हायर कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट को जो है आदेश दिया जाता है। प्रोहिबिशन में क्या बोला गया है आपको इसको मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप जो है 14 साल के हैं और आपने कोई जो है मतलब अपराध कर दिया। मान लीजिए मैं अभी 14 साल का हूँ, मैंने कोई अपराध कर दिया, तो मेरा को मैं तो एक जुबिनाइल हुआ, क्योंकि मैं जो है छोटा हूँ इसलिए मैं जुबिनाइल हुआ, तो मेरा केस जो है जुबिनाइल कोर्ट में चलना चाहिए। बट कई बार ऐसा होता है जुबिनाइल कोर्ट में ना चल किसी और कोर्ट में चल रहा है, तो ये तो इनलीगल हुआ। तो अगर आपको पता चलता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, इनलीगल हो रहा है, तो आप उसको लेके प्रोहिबिशन रिट इशू करवा सकते हैं। मतलब आप इसके लिए पिटीशन डालिए प्रोहिबिशन रिट के लिए। तो अगर ये रिट इशू होता है तो इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको एक बार इन सबको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए जो हाईवेज कॉर्पस था, इसका मतलब होता है टू हैव अ बॉडी। इसका मतलब क्या हो, टू हैव अ बॉडी, इसका मतलब जिसको डिटेन किया गया है, जिसने डिटेन किया है उसको लेके आए। जिस पर्सन ने किसी पर्सन को अरेस्ट डिटेन किया हुआ उसको लेके वो कोर्ट में पहुंचे, ये होता है हैबिस कॉर्पस का। मैंडामस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बी कमांड। बी कमांड, बी कमांड का मतलब क्या हुआ, टू डू समथिंग, टू डू समथिंग। टू डू समथिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो, कुछ कार्य को करने के लिए। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि आपके केस नई फाइल किया जा रहा है, केस फाइल होगा, पुलिस करेगी, उस केस में कोई सुनवाई नहीं होगी, उस केस में सुनवाई करना है, या फिर कोई अफसर आपको परमिशन नहीं दे रहा है घूस लेने के चक्कर में, तो उसे परमिशन देना होगा, ये होता है मैंडामस। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, नॉट टू डू समथिंग, नॉट टू डू समथिंग। अब ये जो नॉट टू डू समथिंग, इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप समझिए एक बार फिर से। मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया, आप 14 साल के हैं, आपने कोई अपराध किया, तो आप तो जुबिनाइल हुए, आपका केस जो जुबिनाइल कोर्ट में चलना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। आपका केस किसी मतलब आपका जो केस है वो किसी और कोर्ट में चल रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए और बोलिए कि ऐसा हो रहा, तो वहां पे ये जो प्रोहिबिशन रेट है ये इशू किया जाएगा। और जो निचले न्यायालय मतलब कि जो फिर लोअर कोर्ट है या फिर ट्रिब्यूनल है, उनको ये रेट इशू किया जाता है और उनसे बोला था कि आप रुक जाइए, आप इस केस में सुनवाई मत करिए, इस केस में आपको सुनवाई करने का कोई हक नहीं होता। तो ये होता है प्रोहिबिशन रेट, ये इसलिए इशू होता है हमेशा हायर कोर्ट को, हायर कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट को इशू होता है। हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को इशू करता है। तो ये आप समझ लीजिए यहाँ से। अब मान लीजिए अगर सुनवाई उस पर चल ही रही है, मतलब मैंने कोई केस किया, मैंने कुछ कांड किया है, उसमें मुझे सुनवाई चल रही है, उस टाइम तो प्रोहिबिशन रेट इशू करेगी सुप्रीम कोर्ट। बट उस पर सुनवाई हो भी, मान लीजिए आपको उस टाइम नहीं पता जब सुनवाई चल रही थी कि आपका इनलीगल हो रहा है, बट सुनवाई होने के बाद आपको किसी ने बता दिया कि आपके साथ गलत हुआ है, ऐसा नहीं होता, तो फिर आप क्या करेंगे, आप सर्टिफिकेट रेट के लिए जो है पिटीशन डालेंगे। ये रेट इशू होता है, ये भी जो है हायर कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट को इशू होता है। दोनों एटीट्यूड जो है हायर कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट को इशू होता है। इसमें ये बोला जाए जो आपने डिसीजन दिया था वो इलीगल है, क्योंकि वो डिसीजन देने का राइट आपके पास था ही नहीं। तो ऐसे में कैसे आपने डिसीजन दे दिया, तो आप अपने उस डिसीजन को जो है खारिज कर दीजिए, मतलब स्क्वैश कर दीजिए, मतलब खत्म कर दीजिए। और ये जो है सर्टिफिकेट जो है एक और केस में होता है, मान लीजिए किसी कोर्ट में बहुत सारा ढेर केस पेंडिंग है, मान लीजिए हाई कोर्ट है, उसमें बहुत ढेर सारा केस जो है पेंडिंग में है, तो सुप्रीम कोर्ट ये डेट इशू करता है और बोलता है कि आपका जो ऐसा केस है जो कि हमारे जुरिडिक्शन में आता है सुप्रीम कोर्ट, उसको आप जो है ट्रांसफर कर दीजिए केस। ये सर्टिफिकेट बोलता है। इसको मैं आपको एक और एग्जाम्पल से इन दोनों को समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कोई मामला जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर में आता है,
बट उसको जो है मद्रास हाई कोर्ट में लड़ा जा रहा है। और तो ऐसा अगर आपको पता चलता है कि इलीगल, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या करेगी, प्रोहिबिशन रिट इशू करिए। अगर मामला चल रहा है उस समय तो कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप इसको खत्म करिए, आप इसको मत करिए। तो ये उस टाइम मान लीजिए इस पर फैसला आ गया, मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट का था, फैसला आ गया जो है मद्रास हाई कोर्ट से, तो ऐसे में क्या हुआ, वो इलीगल हुआ। तो उसको जो है स्क्वैश किया जाएगा, उस केस को जो है खत्म किया जाएगा, सर्टिफिकेट जो है इसको इशू करेगा सुप्रीम कोर्ट, उस केस को जो है खत्म करेगा। तो आप इन एग्जाम्पल को इसको समझने की कोशिश कर लीजिए। सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, टू बी सर्टिफाइड। अब दोस्तों क्यू और एन टू, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका मतलब क्या होता है, बाई वाट अथॉरिटी, बाई वाट अथॉरिटी। अब दोस्तों बाई वाट अथॉरिटी से आप क्या समझ, क्यू और अथॉरिटी क्यों इशू होता है। मान लीजिए कि आप जा रहे हैं सड़क पे और आपको किसी जो है हवलदार ने या फिर किसी जो है मतलब ये जो कि एएसआई पद से नीचे है, उस कांस्टेबल मान लीजिए वो कांस्टेबल आपको रोक लेता है सड़क पे, और जो है आप मान लीजिए टू व्हीलर से जा रहे हैं और आपने किसी नियम का फॉलो नहीं किया है, तो आपकी चालान काट देता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कांस्टेबल होता है उसे चालान काटने का हक नहीं है, उसका चालान काटने का राइट नहीं है, और अगर वो ऐसा करता है तो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाता है। तो ऐसे में आपको पता चल जाए कि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर, तो आप क्या करेंगे, आप कोर्ट जाके क्यू वारंट रेट के लिए पिटीशन डालेंगे। क्यू वारंट रेट इशू होगा तो उस अधिकारी को बुलाया जाएगा, उस कांस्टेबल को बुलाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि क्या आपने जो चालान किया है वो आपके अधिकार क्षेत्र में आता था। अगर अधिकार क्षेत्र में नहीं आएगा तो जो है उसके उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और उसके अधिकार क्षेत्र में आता होगा तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो आप ये समझ लो क्यू वारंट रेट तब इशू होता है जब कोई ऑफिसर, पब्लिक ऑफिसर जो है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कार्य करता है, तो उस केस में क्या होता है, क्यू वारंट इशू होता है और उस जो है ऑफिसर की जवाबदेही होती है। एग्जाम्पल थ्रू मैंने आपको समझाया कि कोई कांस्टेबल है, उसने आपका चालान काट दिया, तो उसके पास राइट ही नहीं थे को आपको चालान काट सके, क्योंकि चालान हमेशा एएसआई रैंक से के बराबर या फिर उससे ऊपर के अधिकारी ही काट सकते हैं। तो ऐसे में आपको पता चल जाए तो आप जो है कोर्ट जाइए, क्यू वारंट के लिए पिटीशन डालिए, ये रेट इशू होगा तो उस ऑफिसर को बुलाया जाएगा कोर्ट में, उसकी जवाबदेही होगी, उसके सीनियर्स को बुलाया जाएगा और उससे समझना क्यों आपने ऐसा किया, उसके पीछे मतलब उसको सुना जाएगा कि इसको करने के पीछे आपको क्या रीजन था। जैसे आपको एक एग्जाम्पल थ्रू मैं समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, डॉक्टर क्या कर रहा है, मतलब डॉक्टर कोई इमरजेंसी केस में लगा हुआ है, तो उस टाइम जो स्टाफ है उनका कोई कार्य करने का मतलब, मान लीजिए सुई लगाने, झाड़ू लगाता है, उसने उसको डॉक्टर ने बोल देगा आप सुई लगाइए, तो उसका अधिकार तो नहीं था। ऐसे में कुछ व्यक्ति जिसको उसने सुई लगाई उसकी जान भी जा सकती है। तो ऐसे में आप क्यू वारंट के लिए जब अप्लाई करेंगे और ये डेट इशू होगा तो उसको मतलब जो झाड़ू लगा रहा था उस पर्सन को, डॉक्टर को, दोनों को बुलाया जाएगा, तो उससे पूछा आपने ऐसा किया क्यों, तो बताएंगे ना कि ये जो है उनका ये मतलब ऑपरेशन कर रहे थे वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और अगर सुई नहीं लगाते तो ये भी मर जाता, इसलिए इसको भी बात, इसलिए मैंने एक जान बचाने के चक्कर में जो है ये किया। तो अगर वो लीगल मतलब सही होगा, उस कोर्ट को समझ में आएगा वो सही किया है तो उसे छोड़ा जाएगा, वरना उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। तो ये हुआ क्यू वारंट का मतलब। तो दोस्तों रेट 5 तरीके के होते हैं। हाइबियस कॉर्पस, हाइबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव अ बॉडी। टू हैव अ बॉडी का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी पर्सन को इनलीगली डिटेन किया हुआ है, 24 घंटे ज्यादा उसको अरेस्ट में रखा हुआ है, तो ऐसे में उसके परिवार के लोग, उसके घर के सदस्य कोर्ट जा सकते हैं और हाईवेज कॉर्पोरेट के लिए पिटीशन डाल सकते हैं। ये रेट अगर इशू हुआ कोर्ट द्वारा तो उस पर्सन को जो है, जिसने किसी पर्सन को डिटेन अरेस्ट किया हुआ है, उसको उस पर्सन के साथ कोर्ट में बुलाया जाएगा और वहां पे ये चेक किया जाएगा कि जो डिटेंशन है, जो अरेस्ट है वो लीगल है। अगर लीगल होगा मतलब सही होगा, मतलब उस केस को समझा जाएगा, अगर वो सही में होगा तो उसको अरेस्ट के लिए किया जाएगा, अगर वो मतलब इलीगल अरेस्ट होगा तो उसे जो है छोड़ दिया जाएगा। ये होता है हाइबियस कॉर्पस। मैंडेमस का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पब्लिक ऑफिसर है वो अपनी ड्यूटी को, अपने कार्य को करने से पीछे हट रहा है या फिर अपने कार्य को लापरवाही पूर्वक कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ जो है मैंडेमस के लिए पिटीशन डाल सकते हैं। ये डेट इशू होगा तो उस अफसर की जो है जवाबदेही होगी, कार्यवाही उसको करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया कि कोई पुलिस वाला है, आपका एफआईआर फाइल नहीं कर रहा है या फिर आपके एफआईआर पे कार्य नहीं कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ मैंडेमस इशू कराए तो उसको करना होगा। या फिर कोई पब्लिक ऑफिसर है, तो आप कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई आप जॉब करना चाहते हैं, उसमें मतलब करने के लिए उसके सिग्नेचर की जरूरत है। मतलब भाई नियम होता है ना कि परमिशन लेना होता है, तो परमिशन ही नहीं दे रहा, बोल हमको पैसा चाहिए 10-20 हजार रुपया तब आपको परमिशन देंगे। तो ऐसे में आपको कुछ नहीं करना, सीधा दे कोर्ट मैंडेमस रेट के लिए पिटीशन डालिए
कोर्ट से अगर ये मंडामेंटल इशू होता है तो उस ऑफिसर को करना ही पड़ेगा। ये होता है मतलब बी कमांड होता है कोर्ट द्वारा कि आप करिए, मतलब टू डू समथिंग, मतलब आप इस कार्य को करिए ही करिए क्योंकि कोर्ट का आदेश। इसके बाद आता है प्रोहिबिशन रिट। ये हमेशा जो है हायर कोर्ट को अपने लोअर कोर्ट, मतलब हायर कोर्ट जो है अपने लोअर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल कोर्ट को जो है आदेश देता है। मान लीजिए कोई केस है, मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया, कोई केस है किसी मतलब छोटे बच्चे का, 14 साल का बच्चा, उसने कोई मतलब किसी की हत्या कर दी। ऐसे में कोई केस तो उसका केस जो है जुवेनाइल चूंकि है, इसलिए उसका केस जो है जुवेनाइल कोर्ट में चलना चाहिए। बट ऐसा नहीं हो रहा है, उसका केस जो है वही कोर्ट जो है कर रही है, बट उसका वो राइट नहीं है, उस कोर्ट के उस केस को लड़ने का राइट नहीं है, बट वो कर रही है। तो अगर केस चल रहा है तो आप प्रोहिबिशन रेट के लिए पिटीशन डाल सकते हैं। ये रेट इशू होगा तो उसे मना कर देते कि आप रुक जाइए, आप उस पर सुनवाई मत करिए। बट अगर ऐसा होता है कि मतलब वो उस पर सुनवाई हो जाती है और सुनवाई होने के बाद आपको पता चलता है कि इलीगल हुआ है, गलत हुआ हमारे साथ, तो आप सर्टिफिकेट रेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए पिटीशन डाल सकते हैं। ये रेट इशू होगा तो उस डिसीजन को क्वेश्चन कर दिया जाएगा, इस क्वेश्चन मतलब खत्म कर दिया जाएगा। और ये दोस्तों कभी कभी इसलिए भी यूज होता है कि कभी कभी केस की पेंडेंसिंग ज्यादा ज्यादा हो जाती है, तो ऐसे में हाई सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट को जो है आदेश देता है कि जो हमारे जुरिडिक्शन में आता हो, जो केस हमारे जुरिडिक्शन में हो, आप उसको हमें ट्रांसफर कर दीजिए, हम उसको जो है देखेंगे। ये हो गया। क्यू और का मतलब होता है बाय वाट अथॉरिटी, मतलब किस अथॉरिटी द्वारा, मतलब कि लीगलिटी चेक की जाती है कि जिस ऑप्शन ने कोई कार्य किया, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया कि आप जा रहे हैं रोड पे, हवलदार को उसको आप उसने आपको पकड़ के आपके चालान काट दिया, तो उसके पास वो राइट नहीं था, तो आप उसके खिलाफ जो है क्यू आर इंटरनेट के लिए पिटीशन डाल सकते हैं। तो उसके जवाब दीजिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का नंबर 32 अच्छे से समझ में आया। इसमें केवल इतना ही था, मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। बट अगर आपका अभी भी कुछ डाउट है, कुछ आपको समझ में नहीं आया या फिर किसी में आपको कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसमें कोशिश करूंगा कि आपको मैं रिप्लाई दे पाऊँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।